क्या मतलब ग्राउंड है या क्या किस हिसाब से उन्होंने खारिज की, तो देखने के बाद में डिसाइड। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को झटका। राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की सौम्या गुर्जर की याचिका। जयपुर ग्रेटर के मेयर पद से सौम्या गुर्जर का सस्पेंशन बरकरार रहेगा। 6 माह में सरकार को न्यायिक जांच पूरी करने के आदेश। सौम्या गुर्जर ने कहा, हाईकोर्ट का निर्णय देखकर आगे का फैसला करेंगे। 7 महीने में जो मैंने किया, जयपुर की जनता उसकी साक्षी है और मैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। तो क्या मैम सुप्रीम कोर्ट SLP लगाने के का है आपका? अभी जजमेंट पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद में देखती हूँ कि क्या मतलब ग्राउंड है या क्या किस हिसाब से उन्होंने खारिज की, तो देखने के बाद में। सतीश पुनिया बोले, फैसले पर विचार विमर्श करने के बाद तय होगा अगला कदम। फैसले को समीक्षा करने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है और क्योंकि न्यायालय का निर्णय है, उस पर कोई टिप्पणी बनती नहीं है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का बयान, सरकार ने न्याय संगत तर्क संगत किया था फैसला। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले को अपहेल्ड किया, उस फैसले को सस्टेन किया है माननीय हाई कोर्ट ने। ये साफ दर्शाता है कि सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था, वो फैसला न्याय संगत था, तर्क संगत था, नैतिक रूप से भी ठीक था, हर तरीके से ठीक था। 4 जून को आयुक्त के साथ मारपीट के आरोपों के बाद सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को किया गया था निलंबित। सौम्या पर सरकार सही। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो कुछ भी हो, देखिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर के निलंबन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका तो लगा है। हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 6 महीने के अंदर मामले की न्यायिक जांच पूरी कर उससे अवगत करवाने के लिए कहा है। फैसले पर बीजेपी ने कहा, कानूनविदों की राय लेंगे, उसके बाद अगला कदम तय करेंगे। वहीं सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सरकार का फैसला सही और तर्कसंगत था। अब इस फैसले के बाद सियासत गरमा रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आगे क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर है। प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले को अपहेल्ड किया, उस फैसले को सस्टेन किया है माननीय हाई कोर्ट ने। अभी जजमेंट पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद में देखती हूँ कि क्या मतलब ग्राउंड है या क्या किस हिसाब से उन्होंने खारिज की, तो देखने के बाद में डिसाइड। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी बीजेपी नेता हैं। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आशीष शर्मा सौम्या गुर्जर के वकील रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आशीष जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आपकी याचिका, आपकी दलीलें खारिज कर दी गई हैं, रीजनिंग क्या रही कोर्ट ने? आपने ऑर्डर स्टडी किया होगा। ऑर्डर स्टिल नॉट अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट, सो मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ ऑर्डर आने का। जैसे ही ऑर्डर आएगा, उसको पढ़ने के बाद ही मैं ऑर्डर के मेरिट्स के ऊपर कुछ कमेंट कर पाऊंगा। हालांकि जो हमारा स्टैंड लिया गया था कि जो सेक्शन 39 है म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके ऊपर हमारे को देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने कैसे उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है और किस तरह से हमारे आर्गुमेंट को डील विद किया है। और सस्पेंशन को लेकर जो स्थिति थी वो यथावत रहेगी। हालांकि जो उस पर आपकी तरफ से दलीलें थी संडे और स्टाफ की कमी वाली सौम्या गुर्जर की ओर से, वो भी स्वीकार नहीं है। हाँ, जो हमारा बेसिक आर्गुमेंट था कि सेक्शन 39(1) का जो प्रोविजो है वो क्लियरली बताता है कि बिना एक्सप्लेनेशन के आप निलंबन की कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा वही आर्गुमेंट था ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी कि एक्सप्लेनेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी एक्सप्लेनेशन की मांग जो है वो की जानी चाहिए और एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को कैसे डील किया है, ये हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 39(1) का जो प्रोविजन है उसको पढ़ने से साफ पता चल जाता है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। और जान मोहम्मद का जो जजमेंट था हमारे हाईकोर्ट का पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उस जजमेंट में भी ऑनरेबल कोर्ट ने यही होल्ड किया था कि सेक्शन 39(1। अच्छा आशीष जी, एक बात और, दुर्व्यवहार की डेफिनेशन को लेकर आप लोग एक्सप्लेनेशन चाहते थे
और आप लोग ये चाहते थे कि भाई दुर्व्यवहार को एक्सप्लेन किया जाए, तो बेसिकली अभी तक जितना ऑर्डर समझ में आया है उसकी जरूरत नहीं महसूस की गई। बिल्कुल सर, हमारा मेन आर्गुमेंट ही ये था कि ये जो दुर्व्यवहार है, मिसकंडक्ट और डिसग्रेसफुल कंडक्ट है, इसकी डेफिनेशन कोई है नहीं और सरकार मनमर्जी से एक गिवन केस के अंदर पिक एंड चूज करके किसी के कंडक्ट को तो डिसग्रेसफुल मांग लेगी और एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर उससे जो ग्रेवर इंसिडेंट है उसके अंदर उसको मिसकंडक्ट नहीं मानती। हमने इसका डायरेक्ट एग्जांपल ऑनरेबल कोर्ट के सामने अलवर में जो सभापति महोदया थी, उन्होंने भी वहां के जो चेयरपर्सन थे उनके साथ मिसबिहेव किया था। इवन ऑल्टरकेशन के भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, परंतु उसके अंदर सरकार ने खाली जुडिशियल इंक्वायरी करी थी और किसी को निलंबित नहीं किया था बनिस्बत इस केस में जहां सौम्या गुर्जर जी के खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं था। ठीक है, उनके ऊपर आशीष जी और थोड़ा समझने के लिए आगे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब मुझे अन्य गेस्ट को भी शामिल करना है। जितेंद्र श्रीमाली जी, देखिए आपके पास है अधिकार, आप अभी भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप दोबारा रिव्यू लगाते हैं तो कोई खास बेनिफिट तो होगा नहीं, लेकिन हाँ आपको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आज जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या तो नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने कहा है कि ये इस फैसले की जब कॉपी आएगी तो उस फैसले की कॉपी पर विचार विमर्श करके उसकी पूरी लीगल उस दृष्टि से उसको देख करके विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के और आगे इस पर क्या करना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। और इसमें विकल्प जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ अपने को जाना चाहिए। कारण यह है कि ये जो निर्णय दिया है, जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किए, जिस तरीके से आपने ज्ञापन सौंपे, जिस तरीके से आपने चीजों को प्रोजेक्ट किया, ऐसा लग रहा था कि चीजें तो पानी की तरह साफ होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, जैसा कि अभी बताया उस पिटीशन के अंदर ये बात आई थी, ये जो निर्णय जिस प्रकार से लिया गया वो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण निर्णय था। भेदभावपूर्ण निर्णय इसलिए कि ये जो निर्णय वो कांग्रेस और बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि को ध्यान में, राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके निर्णय लिया गया। जैसा कि अभी बताया कि अलवर के अंदर सभापति जो थी उन्होंने इसी प्रकार से घटना करी। उन्होंने तो बिल्कुल ओपन, वहां तो ओपन थी बातचीत, वहां तो ओपन मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से मारपीट हुई, जबकि यहाँ पर जयपुर में तो मेयर साहब के द्वारा न तो इस प्रकार की कोई घटना की गई और न ही इस प्रकार का मेयर के ऊपर कोई एलिगेशन है कि साहब मेयर साहब ने कोई इस प्रकार से मारपीट की या इस प्रकार से किया। परंतु यहाँ पर सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया और अलवर के अंदर जिस प्रकार से सामने सबके सामने हाईकोर्ट ने तो ये सब नहीं माना ना, बावजूद निर्णय नहीं लिया गया, ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण। और तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को घायल किया हो लेकिन हत्या तो नहीं की, जो आप लगातार बोलते रहे। पूरी तरह से हत्या मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनी हुई जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार ने यह जो कृत्य किया है और जो जिस प्रकार से एक बहुत कम समय दे करके एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने से पहले उसको प्राकृतिक न्याय के तौर पे उसको बचाव का पूरा समय दिया जाना चाहिए, वो समय भी नहीं दिया गया है। और अभी इसके ऊपर निर्णय अभी, लेकिन उस पर जो उन्होंने बात बोली उस पर मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा। उससे पहले ज्योति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब चीजें इतनी सरकार को पता थी कि इतनी गलत हो रही है, सस्पेंशन की जरूरत है, एक दूसरे मेयर को नेम करने की जरूरत है, तो जांच तो सटाक से होनी चाहिए थी। फिर कांग्रेस या सरकार को क्या जरूरत महसूस हुई कि जुडिशियल जांच के लिए हमें आप 6 महीने दो? कहना चाहूंगी इसमें साफ तौर पर, सबसे पहली बात तो मुझे अभी बड़ा अफसोस हो रहा था जिससे जितेंद्र श्रीमाली जी कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये तो मतलब वो माननीय न्यायालय के भी जो निर्णय है उसको मानने को वो तैयार ही नहीं है। वो तो ये कहना चाहते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। दूसरी ओर तरफ वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस का है। अरे भाई, वहां पर जो व्यक्ति थे उनमें कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था, कांग्रेस का पार्षद नहीं था, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। आपके लोगों के द्वारा। लेकिन एक बात बताइए ना, माननीय न्यायालय मोटे तौर पर ये सीधे सीधे एक मारपीट का केस है। कितना समय चाहिए था आपको जांच का? 6 महीने आप मांग रही हैं, तो फिर तो लगेगा ना कि भाई क्या कहीं कुछ अंदर ही अंदर गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए ये न्यायिक जांच है।
न्यायिक जांच में सब अपने अपना पक्ष रखने के जो है वो सबको मौका मिलता है। मैं तो चाहूंगी कि सौम्या गुर्जर जी से अपील करूंगी, आग्रह करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपना पक्ष रखेंगे। आप पक्ष 6 महीने का मतलब है तो कि 6 महीने बाद ही या 6 महीने तक ही वो चीज खींचेगी, ये है बल्कि कि 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आएगा। तो जितना जल्दी वो अपना पक्ष रखेंगी, जितनी जल्दी वो अपनी बात कहेंगी, अपनी बात को कहे, तथ्य सामने तो अभी तक चालू क्यों नहीं हुई थी? कोई सजा हमने कोई डिसीजन तो ना दे दिया। तो आप लोगों ने जांच अभी तक चालू क्यों नहीं की? उससे तो आपके हाथ ही मजबूत होते। बीजेपी इतना प्रदर्शन करती रही, आप जांच तेज करवा देते। तुरंत प्रभाव से सरकार ने कोई इसमें डिले नहीं किया, तुरंत प्रभाव से उन्होंने न्यायिक जांच बिठा दी। आप न्यायिक जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से होती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जांच के लिए आप लोगों ने चुना है, कोई पक्षपात, उनका नाम आज हमें पता चला है। जांच आपने काफी पहले बिठा दी थी। नहीं, जांच बिल्कुल, जांच तो सरकार ने जब कार्यवाहक महापौर जब नियुक्त किया था उसके बाद ही जो है न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए थे सरकार की ओर से, बिठा दो। तो सरकार की ओर से कोई डिले नहीं किया जा रहा है। अब जो भी चीज है, जो पक्ष रखना है वो सौम्या गुर्जर जी को रखना है। उन्होंने पहले भी अपना पक्ष नहीं रखा, उसमें डिले रखा उन्होंने, और अभी भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। अब वो जितना जल्दी अपना पक्ष समझ ही नहीं आता, अगर वो गलत नहीं तो अपना पक्ष रखिए। मैं आगे भी आपके पास आता हूं। अवधेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, अगर मैं इस युद्ध के प्रथम दिन की बात करूं, या मैं ये कहूं कि ये जो पहला फेज रहा है, उसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जीत कांग्रेस की ओर झुकती दिख रही है इस एक इशू पर। हालांकि ये बात सही है कि अभी तो ये जंग चलेगी और चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी। स्वप्निल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मुद्दे को हाइप दी थी, वो उसी दिन से इस मुद्दे पर अपनी जमीन धीरे धीरे खोती जा रही है। भाजपा ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, उसमें जिस तरह से भाजपा की गुटबाजी उभर कर सामने आई, कई विधायक आए, कई विधायक नहीं आए, कई नेता आए, कई नेता नहीं आए। उसके बाद जिस तरह से जो कार्यवाहक मेयर बनी शीलदा बाई, उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ कार्यभार ग्रहण किया और जो स्टेटमेंट दिया उस दिन, और जिस तरह से पूरे शहर के उन्होंने दौरे किए, उसके बाद जो ऑडियो और वीडियो बाहर आए और कांग्रेस आक्रामक हुई, बीजेपी डिफेंसिव हुई, उसके बाद ये जो कोर्ट का फैसला आया है, मेरे हिसाब से जो हाइप बीजेपी ने बनाई थी इस मुद्दे को लेके, वो धीरे धीरे इस मुद्दे को खोती जा रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा, ये उम्मीद जाहिर करने के अलावा कि वहां से कुछ राहत मिलेगी, इसके अलावा उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। हाँ, लेकिन एक और चीज है अवधेश जी, अब देखिए, डिसग्रेसफुल मिसकंडक्ट की एक्सप्लेनेशन अगर लिखने जाए तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। पर्सन टू पर्सन इसका मीनिंग बदल सकता है। वो कोई 1-2 पेज या 3 पेज में नहीं आ सकता डिसग्रेसफुल मिसकंडक्ट क्या है। तो ऐसे में ये बात तो सही है कि डिसग्रेसफुल मिसकंडक्ट को लेकर पिक एंड चूज तो होगा। देखिए स्वप्निल जी, पिक एंड चूज होता है और राजनीति में कोई नई बात नहीं है। आप एक ही आचरण को एक जगह गलत मान लेते हैं, दूसरी जगह सही मान लेते हैं। इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं और ताजा ताजा एग्जाम्पल आपको अभी श्रीमाली जी ने बताया। इस तरह के एग्जाम्पल पुराने भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो राजनीतिक नजरिए से चीजों को देखा जाता है और देखा जाता रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, तो ये कहना ये सरकार जानबूझ के कर रही है, ऐसा नहीं है। पिछली सरकारों में भी ऐसा होता रहा है और राजनीति में इस तरह की चीजें होना कोई नई बात नहीं है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जब पावर में हैं तो इस तरह से आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, या जो आपकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनको थोड़ा सा मौका मिलने पे भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो जो आपके वर्कर हैं उनके बीच में ये मैसेज नहीं जाएगा कि हमारी कोई सरकार है। हालांकि इसको बिल्कुल और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसी प्रदेश ने देखा है विधायकों को अधिकारियों के सामने खड़े होकर धमकाते हुए, इसी प्रदेश ने देखा है अपने समर्थकों के साथ अधिकारियों को घेर कर डराते हुए, और इसी प्रदेश ने देखा है समय समय पर फोन कॉल की कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं तो पता चलता है किसने किस हद तक किसको क्या क्या बोला। ऐसे में आशीष जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि डिसग्रेसफुल मिसकंडक्ट की एक्सप्लेनेशन, मतलब बेसिकली जो आप खंगालना चाहते थे वो तो कितनी भी हो सकती है, उस पर तो ग्रंथ लिखा जा सकता है ना। जिस
जिसमें डिसग्रेसफुल एक्ट और मिसकंडक्ट की डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये खाली एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप राजस्थान पंचायती राज एक्ट देख लें, वहां पर भी सरपंच को हटाने के प्रोविजन दिए हुए हैं, वहां पे मिसकंडक्ट की डेफिनेशन भी दी हुई है, जबकि इस पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में इस तरह कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। और वहां पर किसी भी सरपंच को या पंच को तभी हटाया जा सकता है जब उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो पर्टिकुलर केस के अंदर ना तो कोई चार्ज फ्रेम हुआ, ना अभी ट्रायल स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले ही आपने मेरे को दोषी करार करके मेरा तो पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ी कानून के अंदर कमी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। और जैसे और भी इंस्टांसेस हैं जहां पर लेबर लॉ के अंदर मिसकंडक्ट की पूरी डेफिनेशन दे रखी है, हर जगह डेफिनेशन दे रखी, तो इस एक्ट में ही क्यों डेफिनेशन नहीं दे रखी? तो और इस तरह से अगर पिक एंड चूज ही किया जाएगा तो फिर तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्शन आर्टिकल 14 जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, ये तो सीधे तौर पे उसकी हत्या है। ठीक है, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, ज्योति जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सौम्या गुर्जर को पॉलिटिकली टारगेट किया है कांग्रेस ने? अब देखिए, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं ये भी मैं बता दूं कि 24 घंटे का नोटिस, जवाब नहीं, वो नहीं आई जवाब देने, तो समय को एक्सटेंड किया जा सकता था कम से कम एक बार के लिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसके अलावा ईमेल भेजा जाना, ईमेल के जरिए ही ऑर्डर आ जाना, दो अलग अलग विभाग जिनके मंत्री एक ही हैं उनका डिसीजन ले लेना, और उसके बाद सौम्या गुर्जर का कोर्ट तक चले जाना, क्या क्या पॉलिटिकली टारगेट किया गया? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल टारगेट नहीं किया गया। और इसका मैं बहुत साफ रीजन भी बता देती हूँ, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि ग्रेटर जो नगर निगम जयपुर का है वहां पे बीजेपी का बहुमत है, बीजेपी का बोर्ड है, जनता ने उनको मैंडेट दिया और उनका मेयर बनना है। अगर सौम्या गुर्जर जी हटती भी है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है तो उस केस में भी जो मेयर है वो बीजेपी का ही बनना है। तो कांग्रेस को कोई उससे कोई राजनीतिक कोई फायदा जो है वो नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने राजनीतिक कोई इस तरह का कोई बात की भी नहीं है, और इसीलिए हम बार बार कह भी रहे हैं कि ये कोई कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन तो ये फिर बात जब तो बीजेपी बता रही है या जिस इंस्टेंस को कोट किया गया अलवर वाला, उसमें उतनी तेजी क्यों नहीं दिखाई गई जितनी तेजी इसमें दिखाई गई? मैं कह रही हूँ, अगर बीजेपी को लगता है कि उस केस में भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो रखे अपनी मांग, डिमांड रखे। देखिए, ये नहीं बात होती कि उस मर्डर के केस में अभी तक सजा नहीं मिली इसलिए इसमें भी नहीं मिलेगी। ये कोई रीजन नहीं होता कभी भी किसी की भी गलत व्यक्ति को जस्टिफाई करने का, किसी के गलत काम को जस्टिफाई करने का। कि अगर आपने अधिकार के साथ दुर्व्यवहार किया है तो आपके साथ एक्शन हुआ, आपको लगता है वहां पे एक्शन होना चाहिए, कहना चाहिए बीजेपी को, डिमांड उठानी चाहिए, इसमें क्या बात है। लेकिन आप ऐसे कह के अपने जो कृत्य जो किया हुआ है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। कानून में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं होते। तो ऐसे में ये जरूरी है कि एक तो आप ध्यान रखें कि इस तरह की घटना जहां हाथापाई की नौबत आ जाए, धक्का मुक्की की नौबत आ जाए, गाली गलौज की नौबत आ जाए, इस तरह की, और फिर उसके बाद जिस तरह के वीडियो जो वायरल हुए हैं, जिनकी भी पुष्टि हो चुकी है कि वो वीडियोस तो सही है, अब वॉइस सैंपल लिए जाने, वीडियोस में कुछ एडिटिंग नहीं है, तो इस तरह के वीडियोस सामने आना खुद सौम्या गुर्जर जी पर क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं। खुद देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका ये कहना था कि जयपुर ग्रेटर में आपका बोर्ड नहीं बन पाता, उनका बहुमत था, राजनीतिक तौर पर आपको कोई फायदा नहीं था, ये आपका कहना है। मेरा कहना यह है कि राजनीतिक तौर पर फायदा यह था कि जो इमेज प्रोजेक्शन होती है ना, उसका बेनिफिट आपको जाता, उसका बेनिफिट बीजेपी को नहीं जाता, तो राजनीतिक फायदा तो था। नहीं, कैसे अगर आप खुद ही, राजनीतिक फायदा तो हमें इसमें था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अगर मेयर बनी है, अगर कार्यवाहक मेयर भी बनाया गया है राज्य सरकार की ओर से भी, तो वो बीजेपी की बनी है शीलधा बाई जी। तो इसलिए इसमें कांग्रेस को क्या लाभ होने वाला था? कोई लाभ नहीं होता। लेकिन अब अगर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनके पति का वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी के बड़े आरएसएस के नेता का नाम उसमें आ रहा है, अब इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई चीज सामने आ रही है, आप कंपनी से कुछ लेन देन की बातें कर रहे हैं, एक तरफ उंगली उठा रहे हैं, दूसरी तरफ बातें कर रहे हैं, तो ये आपके तो जितेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि जवाब देने से सौम्या गुर्जर हिचक क्यों रही थी, या वो जो 3 पार्षद हैं वो जवाब देने से हिचक क्यों रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जवाब देने से हिचकने वाला विषय कहीं नहीं था। बात यह है कि 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब पूछा गया था, जब तक उनके पास में फैक्ट्स, जब निगम बंद है और निगम वहां लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी तरह से लॉकडाउन का स्थिति बनी हुई है, सैटरडे संडे का समय है, तो वहां पर जब तक पूरे तथ्य नहीं आते, पूरे फैक्ट्स नहीं आते, सारे सब लोगों से बातचीत होकर के यहाँ तक कि अपने वकील से मिलने तक की, उसके लिए उन्हें स्टाफ की जरूरत क्यों है?
क्या क्या करें? मैं कह रहा हूं उन्हीं के चैम्बर में अगर कोई घटनाक्रम हुआ है जिसकी वो प्रत्यक्षदर्शी रही हैं, तो उसके लिए स्टाफ की जरूरत क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि वहां जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में वहां पर जो कौन कौन वो लोग उपस्थित थे, उन लोगों से बातचीत करके अपने तरफ से जो पूरा उसके फैक्ट्स देने थे उसके लिए पूरे तरह से प्रॉपर समय चाहिए था। अपने एडवोकेट से बात करके अपने को अपना जवाब देना था भी ये स्थिति बनी थी और ये आपने आते ही पहले आपने गार्ड को सस्पेंड कर दिया, उनको एक्यूज बनाया नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी नहीं, उनका क्या रोल था इस प्रकार से कोई बयान लिए नहीं और आपने सीधे फौरी तौर के और कुछ स्टाफ के लोगों को या पार्षद को अपने आवास पर बुला लेती या वर्चुअली जुड़ जाती तो वो उनकी मदद से कुछ जवाब तैयार नहीं कर सकती थी अगर उनने बचने की कोशिश नहीं की। आप मान लीजिए संडे के छुट्टी के दिन अगर वो औचक निरीक्षण पर निकलती है तो स्टाफ उनके साथ होगा ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत में जो व्यवस्था है अपनी लीगल व्यवस्था भी है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत रहता है कि बचाव पक्ष जो होता है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी तरफ से सारे बात को कहने का, सारे फैक्ट्स को देने का, सब चीजें सामने आने का एक जनरल वो है। और जहां तक अभी ये बता रही थी ज्योति जी, उन्होंने तो खुद देखा मेरे के समय में तीन बार उतने ही बार 16 लोगों ने जवाब दिया, 4 ने नहीं दिए। और ये कह रही है साहब शिकायत, ये जो कह रही है शिकायत करने वाली बात, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो लगातार तीन मेयर सीओ के खिलाफ इन्होंने खुद ने शिकायतें करी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जितेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि 24 घंटे के पीरियड में 20 में से 16 लोगों ने जवाब दिए, 4 ने जवाब नहीं दिए। मतलब संभव तो था जवाब देना, दे नहीं पाई है। तो फिर अगर ये बोल रहा हूं कि वो हिचकी जवाब देने में तो गलत जवाब किस एक भी पार्षद जो वहां उपस्थित थे किसी ने भी जवाब नहीं दिया और सबने ये कहा था कि हमको जवाब देने का समय चाहिए सबको। मैं खुद उसमें मेरे को पता है, मैं उसमें खुद उपस्थित था उस समय हाँ? सारी स्थिति मेरे सामने थी। सबने ये कहा था कि हमको समय चाहिए, हमको पूरी स्थितियां सामने आने के बाद में हम जवाब देना चाहते हैं। पर उसके बावजूद डीएलबी ने उसको नजरअंदाज किया और नजरअंदाज करके अपने सामने देखी हुई चीज के लिए आप ये चाहते थे कि उसको हम समझें कि क्या हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है। जब लीगल कोई प्रश्न पूछा जाता है, लीगल कोई जब नोटिस दिया जाता है तो उसका जवाब लीगल तरीके से दिया जाता है। ज्योति जी, आप हाथ उठा रही थी, क्या बोलना चाहती हैं? शॉर्ट में बोलिए। मैं सिर्फ छोटी 2 बातों का जवाब देना चाहती हूँ। उनका पहली बात, इन्होंने कहा कि ज्योति जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाए थे। बिल्कुल लगाए हैं। आप का क्या हुआ? जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए थे उस समय और बड़ी बड़ी बातें करी थी, वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म कर दिया। आशीष जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी आशीष जी, क्या बोल रहे हैं आप? क्या कार्रवाई हुई? 2 मिनट ज्योति जी। रुकिए आशीष जी, क्या बोल रहे हैं आप? चाहिए था कोई स्टाफ चाहिए था। अरे भाई, जो घटना हुई थी वो कोई न्यायिक जांच नहीं थी जहाँ एडवोकेट चाहिए था। तो आपको अगर कोई बात थी कि वहाँ क्या घटना हुई है उसके बारे में बताना था। ठीक है ज्योति जी, रुकिए ज्योति जी। आशीष जी, क्या बोल रहे हैं आप? बोले जल्दी से। मेरा इसमें यही कहना है कि जब सरकार ने नोटिस दिया था सबसे पहले, वो एक फ्राइडे को नोटिस इशू किया गया है और वो भी रात को, और अगले दिन का टाइम मांगा। सोम्या गुर्जर जी ने खाली यही बोला था कि मेरे को आप मंडे तक का टाइम दे दीजिए। गवर्नमेंट ने इसको भी कंसिडर नहीं किया कि संडे को कोई कैसे रिप्लाई बनेगा, कहाँ बनेगा, जब कर्फ्यू पूरा लॉकडाउन, कहाँ से रिप्लाई लिखाने वाला आदमी मिलेगा, कहाँ बनेगा, इसको बिल्कुल दरनिकार कर दिया। ठीक है, मैं एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहता हूँ अवधेश आगोदिया जी। देखिए, काफी हद तक फिल्मों ने और कुछ हद तक राजनीतिक लोगों ने खुद ही लोगों को यह सिखा दिया है कि हर चीज के पीछे राजनीति ढूंढोगे तो मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजनीति किसी चीज के पीछे होती नहीं। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, और ये जो मामला है पूरा की पूरा, इसमें तो इतना आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। जो राजनीति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से आशीष जी ने बताया कि सौम्या गुर्जर जो है वो मंडे तक का टाइम मांग रही थी, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया गया। तो सरकार चाहती थी कि जल्दी से जल्दी वीकेंड में जो छुट्टी का टाइम है उसी दौरान ये फैसला हो जाए, जिससे कोई कानूनी पेच इसमें नहीं फंसे। तो सरकार वो करने में कामयाब रही। लेकिन जो सौम्या गुर्जर और बीजेपी का जो पक्ष इसमें यह था कि ये ऐसा करना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उन्होंने उनके इस पक्ष को कमजोर कर दिया है, और सरकार का जो फैसला है वो हाई कोर्ट ने सही साबित करने से जो सरकार का जो पक्ष है वो मजबूत हो गया है इसमें। हाँ, और दूसरा, अगर कोई ये कहता है कि इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है तो वो गलत कहता है अवधेश जी, बेहद शॉर्ट में। बिल्कुल गलत कहता है, पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस को इसमें कोई डायरेक्ट फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन इस डिसीजन से जो बीजेपी के अंदर जो रिफ्ट था उसको उजागर
पूरी तरह से कर दिया है। और जो ऑडियो और वीडियो सामने आए वो तो बिल्कुल संजीवनी का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं थे, कांग्रेस को इससे कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। बिल्कुल कांग्रेस को इससे पॉलिटिकल फायदा हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये थी आज की दोपहर की दो टूक। नमस्कार।